आज हम गोहिलों का अभियुक्त में जैत्र सिंह के बारे में समझेंगे कि जैत्र सिंह कौन थे और जैत्र सिंह ने किस प्रकार से अपने दुश्मनों का सामना किया और अपने राज्य का विस्तार किया, किन किन कठिनाइयों को उन्होंने झेला। तो जैत्र सिंह 1213 से 1252 ईस्वी इसके दौरान उनका शासनकाल रहता है। तो जैत्र सिंह का हम पहले परिचय देखेंगे, इसके बाद पड़ोसी राज्यों के प्रति क्या उनकी नीति रही जो उनके पड़ोसी राज्य थे। इसके बाद जैत्र सिंह और गुजरात के सोलंकियों के आपसी संबंध के बारे में जानेंगे। जैत्र सिंह और दिल्ली सल्तनत की क्या कंडीशन रही, सिंध के नासिरुद्दीन से संघर्ष, जो सिंध का नासिरुद्दीन कुवाची था उससे क्या संघर्ष हुआ, उसमें कितनी उन्हें सफलता मिली, और दिल्ली सुल्तान नासिरुद्दीन से संघर्ष और जैत्र सिंह का मूल्यांकन, जैत्र सिंह के उत्तराधिकारी। इससे पूर्व हमने बापा के बारे में पढ़ा, समझा, और बापा के जिस प्रकार से उन्होंने शूरवीरता का परिचय दिया उसी प्रकार से जैत्र सिंह का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। जैत्र सिंह का परिचय देखते हैं। 1213 ईस्वी में जैत्र सिंह मेवाड़ के सिंहासन पर बैठा। 1213 में वो गद्दी पर बैठते हैं और उसने 1252 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपनी सैनिक विजयों से न केवल मेवाड़ को सुदृढ़ बनाया अपितु उसकी सीमाओं का विस्तार करके उसके राजनीतिक प्रभाव को भी बढ़ाया। तो कहने का तात्पर्य है कि जैत्र सिंह ने शासन तो किया ही, इसके साथ साथ अपनी राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, अपने प्रभाव में वृद्धि की और जो पूर्व में कमी रह गई थी उसको पूरा किया। क्योंकि जैत्र सिंह का समय समय पर अपने शत्रुओं से सामना होता रहा। कहीं जैत्र सिंह को आंशिक सफलता प्राप्त होती है तो कहीं हानि भी उठानी पड़ती है, पर जैत्र सिंह निडरता के साथ अपने विजयी अभियान में लगे रहे और उन्होंने 1213 जो से लेकर 1252 ईस्वी तक मेवाड़ राज्य के गौरव को बढ़ाया। इसके पड़ोसी राज्यों की प्रतिनीति क्या रही जैत्र सिंह की, तो मेवाड़ के इतिहास पर मेवाड़ के सिंहासन पर बैठने के बाद बदला लेने का निश्चय उन्होंने किया। जब वो गद्दी पर बैठे तो उन्होंने इस बात का निश्चय किया कि उनके कौन कौन से शत्रु हैं और उनसे किस प्रकार से बदले लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो क्षेत्र थे वो कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर शत्रु अपने हड़पने की फिराक में थे और कुछ क्षेत्र ले भी लिए थे। इसलिए जैत्र सिंह ने ये डिसीजन लिया कि अब जो किन किन से बदला लिया जाए और जो उनकी जो राज्य को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो और अपने समकालीन चौहान वंशी राजा उदय सिंह के नारनौल राज्य पर आक्रमण कर दिया और इसी के अंतर्गत वो क्या करते हैं कि चौहान वंशी राजा उदय सिंह के नारनौल राज्य पर आक्रमण कर देते हैं। चौहान नरेश उदय सिंह ने अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी पुत्री रूपा देवी का विवाह जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ कर अपने राज्य की रक्षा की। तो यहाँ पर जो चौहान नरेश उदय सिंह है वो जब देखते हैं कि जैत्र सिंह ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया है तो वे बड़ी चतुराई से काम लेते हैं, कूटनीति से। वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा हानि नहीं उठानी पड़े और पराजय का मुंह देखने से अच्छा है कि पहले ही इस युद्ध को समाप्त किया जाए। इसीलिए वो एक नया पासा फेंकते हैं और वो अपनी जो पुत्री थी अपने राज्य को बचाने के लिए क्या करते हैं, अपनी पुत्री रूपा देवी का विवाह जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ कर अपने राज्य की रक्षा करते हैं। तो जैत्र सिंह के पुत्र कौन, तेज सिंह,
उनसे उनका विवाह कर देते हैं अपनी पुत्री रूपा देवी का, और इस प्रकार राज्य की रक्षा होती है। जयद्रथ सिंह मालवा के परमारों को भी परास्त किया, जिनका नाम देवपाल था। और इसके अतिरिक्त जयद्रथ सिंह ने जो मालवा के परमार थे उन पर भी आक्रमण किया और उनको भी परास्त किया, और जिनका नाम देवपाल था। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जयद्रथ सिंह ने अपने जो पड़ोसी राज्य थे उनके प्रति आक्रामक नीति अपनाई, और जिसमें हम देखते हैं कि चौहान नरेश उदय सिंह के प्रति और देवपाल के प्रति किस प्रकार से चौहानों और परमार के प्रति उन्होंने आक्रामक रूप अपनाया, जिसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। और इसके बाद हम देखते हैं जयद्रथ सिंह और गुजरात के सोलंकियों के आपसी संबंध। तो जयद्रथ सिंह और गुजरात के सोलंकियों के क्या आपसी संबंध है? बास्तुपाल और तेजपाल तुर्कों के आक्रमण को देखते हुए जयद्रथ सिंह से मैत्री संबंध स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। अब जयद्रथ सिंह ये समझ चुके थे कि गुजरात जो है वो तुर्कों से घिरा हुआ है, मतलब उन्हें इसका आक्रमण का सामना करना पड़ेगा। तो इस समय एक कूटनीति का सहारा लेते हुए बास्तुपाल और तेजपाल ये तुर्कों के आक्रमण से बचने के लिए या आक्रमण की गंभीरता को देखते हुए ये जयद्रथ सिंह से एक मैत्री का प्रस्ताव रखते हैं कि ताकि उनको सहयोग मिल सके। लेकिन जयद्रथ सिंह बड़ी चतुराई के साथ उस प्रस्ताव को ठुकरा देते। उन्हें ये पता था कि यदि बास्तुपाल और तेजपाल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे उनको भी खतरा होगा, क्योंकि तुर्कों से उनको भी मुठभेड़ करनी पड़ेगी। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि जयद्रथ सिंह गुजरात के प्रभाव से मुक्त हो चुका था। मतलब तो जयद्रथ सिंह गुजरात के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त थे और किसी प्रकार का उन्हें डर और किसी प्रकार की व्यवस्था उनकी नहीं थी, और उसने अपनी सैनिक शक्ति को काफी सुदृढ़ कर लिया था। तो जयद्रथ सिंह ने सोलंकियों के जो संबंध रखे वो उतने ही रखे जितने मतलब अति आवश्यक थे, और बाकी युद्ध क्षेत्र में या फिर किसी प्रकार की सैनिक सहायता के क्षेत्र में उन्होंने विशेष रुचि नहीं दिखाई और अपनी सैनिक शक्ति को वो सुदृढ़ करते रहे। इससे उनका जो मेवाड़ राज्य था वो और अधिक शक्तिशाली होता गया। इसके बाद जयद्रथ सिंह और दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत जैसे तुम देखा कि उस समय गुलामों का शासन, और दिल्ली में जैसे इल्तुतमिश मेवाड़ को अपने अधीन लाना चाहते थे, और उसने 1222 से लेकर 1229 ईस्वी के मध्य मेवाड़ पर आक्रमण किया। जयद्रथ सिंह ने छापामार युद्ध पद्धति से मुस्लिम सेना पर हटकर मुकाबला किया। युद्ध में काफी क्षति भी उठानी पड़ी, लेकिन कुछ इतिहासकार, मुस्लिम इतिहासकार मानते हैं कि इसमें इल्तुतमिश को सफलता प्राप्त हुई, पर यह आंशिक सफलता थी, ये स्थायी नहीं रही। और जयद्रथ सिंह को इसमें सैनिक नुकसान तो उठाना पड़ा, लेकिन इसमें जो दिल्ली सल्तनत थी उनको कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। तो जयद्रथ सिंह ने इल्तुतमिश के समय काफी संघर्ष करते हुए अपने राज्य की रक्षा की। इसके बाद सिंध के नासिरुद्दीन से संघर्ष। यहाँ सिंध के नासिरुद्दीन से संघर्ष से तात्पर्य है कुबाचा से संघर्ष। तो आबू शिलालेख के अनुसार डॉक्टर ओझा का मानना है कि जयद्रथ सिंह का सिंध के शासक नासिरुद्दीन कुबाचा की सेना के साथ युद्ध हुआ था। तो डॉक्टर ओझा ये बताते हैं कि नासिरुद्दीन कुबाचा और जयद्रथ सिंह के बीच आपसी संघर्ष हुआ। जैसे कि हमने देखा कि इल्तुतमिश से भी उनका संघर्ष होता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। और यहाँ पर आबू शिलालेख भी इस बात को स्पष्ट करता है कि कुबाचा और जयद्रथ सिंह के बीच में क्या हुआ, संघर्ष हुआ। कुबाचा ने क्या किया कि इस
युद्ध के लिए उसने खवास खां को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा। जयद्रथ सिंह ने मुस्लिम सेना को युद्ध कर भगा दिया और किंतु इसमें प्रामाणिकता का अभाव भी है कि इसका क्या निर्णय निकला इस युद्ध का। जब खवास खां को भेजा गया कुबाचा द्वारा तो जयद्रथ सिंह के साथ संघर्ष तो हुआ और उसमें काफ़ी सैनिक नुकसान भी हुआ, मतलब सेना को नुकसान तो पहुंचा, लेकिन इसके युद्ध के बारे में कोई प्रमाणित जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। इतिहासकारों में भी मतभेद है। दिल्ली सुल्तान नासिरुद्दीन से संघर्ष। जयद्रथ सिंह को दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के आक्रमण का सामना करना पड़ा और फरिश्ता ने सैनिक अभियान को 1248 के आसपास बताया। तो फरिश्ता भी इस बात को रखते हैं कि ये 1248 के आसपास ये सैनिक अभियान था नासिरुद्दीन महमूद का। तो यहाँ पर जयद्रथ सिंह के लिए एक समस्या ये खड़ी थी कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी दिल्ली सल्तनत ये चाह रही थी कि किसी भी प्रकार से राजस्थान के जो राजा उनको किसी भी प्रकार से अपने अधीन लाया जा सके, लेकिन इतनी शक्तिशाली ये दिल्ली सल्तनत उस समय नहीं थी कि वो आसानी से इन पर विजय प्राप्त कर ले, क्योंकि अभी काफ़ी इनको समय भी नहीं हुआ था, पूर्ण रूप से इस्टेब्लिश भी नहीं हो पाए थे और सैनिक शक्ति के मामले में इनकी अधिक शक्ति उस समय नहीं बन पाई थी, जिसके कारण ये गुलाम वंश के जो शासक हुए हैं, जो सुल्तान हैं, वो जहाँ पे भी उन्होंने आक्रमण किए उन्हें ज़्यादातर उन्हें असफलताएं हाथ लगी और यहाँ पर जयद्रथ सिंह के साथ संघर्ष में भी यही देखने को मिलता है। तो फरिश्ता इस सैनिक अभियान को 1248 के आसपास मानता है। जयद्रथ सिंह के विरुद्ध सैनिक सफलता नहीं मिली। इसके बाद जयद्रथ सिंह का मूल्यांकन। डॉक्टर ओझा इसके संबंध में बतलाते हैं कि दिल्ली के गुलाम सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जयद्रथ सिंह हुआ है। वैसे मेवाड़ राज्य में और भी बहुत सारे राजा ऐसे शक्तिशाली हुए, लेकिन उस समय मतलब गुलाम सुल्तानों के समय जब गुलाम वंश चल रहा था भारत में, तो उस समय जो राजा हुए हैं मेवाड़ के, उसमें जयद्रथ सिंह का नाम प्रमुख रूप से आता है और जयद्रथ सिंह एक प्रतापी और बलवान राजा थे। जयद्रथ सिंह के समय मेवाड़ का क्षेत्र चालुक्यों के प्रभाव से भी मुक्त हो चुका था। तो जयद्रथ सिंह जब मेवाड़ पर उनका शासन चल रहा था, तब उस समय ये जो राज्य है वो चालुक्यों के प्रभाव से भी पूर्ण रूप से मुक्त हो चुका था। तो जयद्रथ सिंह ने अपने जीवन काल में अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया और सफलता भी प्राप्त की और गुलाम जो सुल्तान हुए उनसे भी उनकी मुठभेड़ हुई, लेकिन उसमें जो गुलाम सुल्तान थे उन्होंने कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर पाए जयद्रथ सिंह के विरुद्ध। और जयद्रथ सिंह का जो चौहान नरेश उदय सिंह से मुठभेड़ होती है और देवपाल से, तो उसमें भी उनको पराजय का सामना करना पड़ता है और जयद्रथ सिंह की विजय होती है और चौहान नरेश उदय सिंह अपनी पुत्री रूपा देवी का विवाह जयद्रथ सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जयद्रथ सिंह के उत्तराधिकारी कौन कौन हुए, मतलब जयद्रथ सिंह के बाद कौन शासक हुआ वहां पर। जयद्रथ सिंह के बाद उसका पुत्र तेज सिंह उसका उत्तराधिकारी बना। तेज सिंह वही है जिसके साथ उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह रूपा देवी का विवाह किया था। तो तेज सिंह भी एक योग्य शासक, उसने अपने आप को योग्य पुत्र सिद्ध करके दिखाया। तेज सिंह के बाद उसका पुत्र समर सिंह, मतलब तेज सिंह ने भी अपने शासन के दौरान मेवाड़ की गरिमा को बनाए रखा, मेवाड़ की प्रतिष्ठा को बढ़ाया और सफलताएं प्राप्त की। लेकिन तेज सिंह के बाद जो उसका पुत्र है समर सिंह, मेवाड़ का शासक बना। समर सिंह ने सुल्तान अलाउद्दीन को भी परास्त करके चित्तौड़ की रक्षा की थी। मतलब
समर सिंह इतना योग्य था कि उसने अलाउद्दीन को भी परास्त कर दिया था और चित्तौड़ की रक्षा की। समर सिंह ने कला और साहित्य को भी प्रोत्साहन दिया था। कला साहित्य के ये प्रेमी समर सिंह, तो उनके समय में जो प्रमुख जो शिल्पकार हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं: पदम सिंह, केन सिंह, कल्हड़, करण सिंह जैसे शिल्पकार हुए और अनेक विद्वानों को भी उनके दरबार में आश्रय प्राप्त था। तो इस वीडियो में हमने जैत सिंह, तेज सिंह और समर सिंह के बारे में समझा कि किस प्रकार से उन्होंने मेवाड़ के गौरव को बनाए रखा और मेवाड़ पे जो भी आक्रमण हुए उनका किस प्रकार से कुशलता से उन्होंने सामना किया और शत्रुओं को पराजित किया। तो जैत सिंह कब गद्दी पर बैठे? 1213 में जैत सिंह के मेवाड़ के सिंहासन पर बैठते हैं और 1252 तक उनका शासन चलता है। पड़ोसी राज्यों में देखते हैं कि मालवा के परमार और उदय सिंह, चौहान वंशी राजा उदय सिंह से उनका मुकाबला होता है, जिसमें दोनों ही पराजित होते हैं और जय सिंह की विजय होती है। जय सिंह ने सोलंकियों के साथ आपसी संबंध उतने ही बनाए जिससे कि उनको नुकसान न हो। और वास्तुपाल और तेजपाल जब उनके सामने प्रस्ताव रखते जय सिंह के सामने तुर्कों के आक्रमण के कारण, तो वो साफ इसको मना कर देते हैं प्रस्ताव को स्वीकार करने से। जय सिंह और दिल्ली सल्तनत, इनके बीच संघर्ष चलता रहा। ये इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन कोबाचा और नासिरुद्दीन महमूद, इसके साथ इनका संघर्ष हो, जिसमें इनको विशेष ना तो सफलता यह कि अपने राज्य की रक्षा करने में सफल रहे, लेकिन दिल्ली सल्तनत को विशेष कोई सफलता नहीं मिली। जय सिंह का मूल्यांकन कीजिए तो इसमें गुलाम सुल्तानों समेत मेवाड़ राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जय सिंह हुए। जय सिंह के उत्तराधिकारियों में पुत्र तेज सिंह के बाद समर सिंह हुए और इनके शिल्पकार के दरबार में साहित्य और कला को विशेष प्रोत्साहन मिला, जिसके शिल्पकार पदम सिंह, केन सिंह, कल्हड़ और करण सिंह जैसे शिल्पकार हुए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक समझेंगे। ओके।